हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और आपको पता होगा कि OnePlus, Realme दोनों के दोनों अपने नए टैबलेट मार्केट में लेकर आने वाले हैं। अब यहाँ पर इनका डिजाइन क्या है उसके बारे में मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ कार्ड में भी मिल जाएगी। वहां पर आप देख सकते हो कि क्यों चाइनीज कंपनी दूसरे जो US या कोरिया बेस्ड कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स को, उनके डिजाइन को चुराती है। हालांकि चुराना वर्ड थोड़ा सा हार्श हो जाता है, लेकिन चाइना के लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। खैर, मैंने उस वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा कि किसी से डिजाइन लेना Realme की गलत बात है, Xiaomi की गलत बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसको एक बहुत बेहतरीन प्राइस पर दिया जा रहा है और मैंने यही बताया था। तो अब ये चीज स्मार्टफोन में हो रही थी, अभी ये चीज लैपटॉप्स और टैबलेट्स में होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टैबलेट्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों होने लगे हैं और अचानक से ये Realme और OnePlus क्यों टैबलेट मार्केट में घुसना चाहते हैं। मतलब अभी तक तो सब कुछ शांत पड़ा था, सिर्फ सैमसंग था एंड्रॉइड मार्केट में जो टैबलेट बना रहा था। तो यहाँ पर क्यों ये लोग इसमें घुसना चाहते हैं और अंत में मैं ये बताऊंगा कि क्यों पर्सनली मैं कभी भी किसी को, मोस्टली लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक टैबलेट लो। तो आज की वीडियो में इन सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि अब क्यों एंड्रॉइड टैबलेट्स दूसरी कंपनियां अब क्यों ला रही हैं। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन है डिमांड। ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई पर ही चलती है। तो जब डिमांड बढ़ी है तब जाकर इनको लगा है कि हाँ, हमें इस मार्केट में भी घुसना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बायर्स दिख रहे हैं। अभी तक एंड्रॉइड जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि वो टैबलेट्स के अंदर अच्छे से काम कर सके। अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड 9 तक की, तो वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था टैबलेट्स के लिए। वहां पर जो स्मार्टफोन में था उसी को बस स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया था और कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद से गूगल ने जब क्रोमबुक डिजाइन करने की सोची होगी, तो उसमें जो लैपटॉप है आपका वो एज अ टैबलेट भी काम करेगा। तो वहां से क्रोमबुक और जो एंड्रॉइड है उन दोनों के मिक्सचर को करके कहीं ना कहीं उन्होंने टैबलेट के लिए OS बनाने की कोशिश करी। हालांकि वो इतना ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट्स हमें देखने को मिले गूगल की तरफ से। अब इस चीज को सैमसंग ने लिया और उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके एंड्रॉइड फील्ड में अपने टैबलेट्स लाने शुरू कर दिए। और जब से गैलेक्सी के टैबलेट्स आए हैं, पिछले 2 जनरेशन से पहले के तो चलो एक बार को इग्नोर कर दो, लेकिन पिछले 2 जनरेशन के जो टैब्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर वही कोरोना के चक्कर में आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस से लेकर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो जूम मीटिंग होती है या कंपनी की जो भी मीटिंग होती है, वहां तक हर चीज अब ऑनलाइन हो चुकी है। और मे बी ये जो डेकेड है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है कि पूरा डेकेड जो है वो वायरसेस का ही रहने वाला है। तो हमारा जो नया नॉर्मल है वो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन चीजें, यही सब होने वाला है। तो इसी वजह से एंड्रॉइड में अभी क्योंकि कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो Realme और OnePlus सबसे पहले यहाँ पर आना चाहते हैं ताकि वो इस चीज का सबसे पहले फायदा उठा सके। अब दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स को एंड्रॉइड फोन से जज करने लगते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको अपने टैबलेट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको उसमें भी 888 ही चाहिए होगा। नहीं, यहाँ पर काम दोनों के बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में बहुत तगड़े कैमरा होते हैं, आप उससे फोटो खींचते हो, उस फोटो की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है उसमें काफी ज्यादा CPU, GPU इन सब का यूज होता है, आर्टिफिशियल कोर्स होते हैं उनका यूज होता है, तो पूरी SoC का इस्तेमाल होता है। वीडियोग्राफी कर रहे हो, वहां पर रियल टाइम में जो स्मार्ट HDR आपका होता है, डायनेमिक रेंज को जो मैनेज करता है आर्टिफिशियली, उसमें आपके AI कोर्स और CPU की कुछ प्रोसेसिंग होती है, मतलब काफी ठीक ठाक प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद मान लो आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 60 FPS या 120 FPS का भी ऑप्शन आता है। अब मान लो 60 में ही कर रहे हो, तो 4K 60 FPS में आप कोई भी रिकॉर्डिंग करोगे, उसका जो डेटा साइज होगा, उसका जो फाइल का साइज होगा, वो करीब करीब 200-300 GB तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो होता कितना है, मैक्स टू मैक्स 1.5 GB, 2 GB, 3 GB इतना ही होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर करी जाती है एनकोडिंग। उस फाइल को लेकर बहुत तगड़े तरीके से कंप्रेस करा जाता है और ये जो कंप्रेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा CPU, GPU इन सब की पावर का इस्तेमाल करा जाता है। टैबलेट को टैबलेट के प्रोसेसर से अलग तरीके से जज करो, फोन को फोन के हिसाब से अलग तरीके से जज करो, क्योंकि उन दोनों के काम अलग होते हैं। अब मैं ये स्पेसिफिकली कह रहा हूँ एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेजर ऐसे एप्स नहीं है जो आपके इतने ज्यादा CPU, GPU का इस्तेमाल कर सके, एक्सेप्ट गेमिंग। अगर आपको गेमिंग करनी है फिर तो बात ही अलग। और गेमिंग भी जितनी मैंने एंड्रॉइड टैबलेट में करी है वो इतना ज्यादा भी ऑप्टिमाइज नहीं है। अब यहाँ पर आपको एंड्रॉइड के लिए मना कर दिया, बचा क्या, आईपैड से। इसका मतलब मैं आईपैड को प्रमोट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं टैबलेट्स के खिलाफ हूँ, चाहे आईपैड हो चाहे एंड्रॉइड के टैबलेट्स हो। टैबलेट्स इन जनरल मोस्ट पीपल के लिए, 80% लोगों के लिए काम के नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टैबलेट्स जो स्पेसिफिक 20% लोग हैं वो होते हैं प्रोज, मतलब प्रोफेशनल्स। उनको पता है कि वो अपने टैबलेट से क्या काम करना चाहते हैं और वो उस चीज से पैसा कमा रहे हैं या फिर कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। देखो, 2 तरीके से आप अपने डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। एक उससे कंज्यूम कर सकते हो, दूसरा उससे प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप उससे कंज्यूम करते हो वो एज अ लायबिलिटी बन के रह जाएगा, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपके लिए एक एसेट बनेगा। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ये चाहिए कि उनको डिजिटल आर्ट चाहिए। वो कोई वेबसाइट बना रहे
हैं वो आप आईपैड्स या फिर एंड्रॉइड टैबलेट से बहुत अच्छे से बना सकते हो, जो टच स्क्रीन होती है जहां पर ये पेंसिल वगैरह का यूज करा जाता है। हालांकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए इस तरह के जो टैबलेट्स हैं वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, वहां पर बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का काम करा जाता है। लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और प्लस ये पोर्टेबल भी नहीं होते। खैर, बहुत हो गई आईपैड एंड्रॉइड टैबलेट्स की बात, दोनों में से कोई भी मत लेना, पहले पूरी बात सुन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि टैबलेट लेने के एडवांटेज आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज, अगर आपको एक मीडिया पोर्टेबल मीडिया डिवाइस चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? नंबर 1, ऑब्वियसली ये पोर्टेबल है, कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो। नंबर 2, इसकी जो बैटरी लाइफ होती है वो लैपटॉप वगैरह के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी चलती है। तीसरा, इसकी जो डिस्प्ले होती है वो लैपटॉप वगैरह से काफी अच्छी होती है। इसके बाद अगर आपको मोबाइल गेम्स खेलने हैं लेकिन बड़ी स्क्रीन में खेलने हैं तो वो आप इसमें और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, अगर आप इसको एज अ कंजम्पशन डिवाइस की तरह यूज करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट बाय हो सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज, अभी अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हमेशा एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, उसको कहीं भी ऑन द वे कुछ भी लिखना पड़ सकता है, वो कहीं भी मीटिंग में रहता है तो उसको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, जो मीटिंग में बात चल रही है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो उसको लिखने हैं, ताकि उसे बाद में याद करना ना पड़े, दिमाग पे जोर देना ना पड़े और वो ज्यादा सिस्टमेटिक चीजों को कर सके। तो इस टाइप का इंसान जो बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखता है, दिन भर उसका यही काम है, उसके लिए ये टैबलेट्स काफी ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं। हालांकि इसका एडवांटेज यही है कि उसको पेपर पेन लेके नहीं रहना, वो डायरी अगर भर जाएगी उसको कहाँ स्टोर करना है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, दूसरी डायरी लेकर आनी है, ये सारा झंझट उसका खत्म हो जाएगा और वो सारा काम अपने टैबलेट के अंदर कर पाएगा। हालांकि ये इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। कैसे? क्योंकि उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके टैबलेट की बैटरी कितनी है, तभी जाकर पता चला उसको कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बैटरी है ही नहीं, क्या कर सकता है। अगले अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो वो स्टूडेंट और काम करने वाले लोगों के लिए, सबके लिए है कि अगर आप उसी डिवाइस पर काम कर रहे हो, वहीं पर कुछ भी आप जो भी आपको करना है वो सारा काम करके, पढ़ाई करके, मीटिंग करके, प्रेजेंटेशन वगैरह करके, आप उसी में मूवी देख रहे हो, उसी में गेम खेल रहे हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो। हालांकि यही इसका एडवांटेज है, यही इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कैसे है? मतलब आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करी या फिर कुछ भी करा, आप उस स्क्रीन के सामने थे या फिर आप लैपटॉप के सामने थे, आपने इसको दूसरे डिवाइस की तरह रिसर्च के लिए जो भी वेबसाइट वगैरह खोली थी वो इसमें खोल रखी थी, काम आप लैपटॉप में कर रहे थे। ये सारा काम करने के बाद मतलब 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने थे। अब आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक में आप क्या कर रहे हो? इसी डिवाइस के अंदर मतलब दोबारा से स्क्रीन में घुस रहे हो। तो यहाँ पर ब्रेक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जा रहा है। आपको अपनी आंखों को जो स्ट्रेन पड़ी थी इतनी देर तक, उसी को रिलैक्स करना है ना, तो आप भाई स्क्रीन से दूर हटो, आपको अपनी नजरों को स्क्रीन से दूर हटाना है। लेकिन अगर आप टैबलेट को एज अ इस डिवाइस की तरह यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ब्रेक लेने के लिए भी उसी का यूज करोगे, मूवी देखने लग जाओगे, यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओगे, गेम खेलने लग जाओगे। तो स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे शिफ्ट होना इज नॉट अ ब्रेक मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर यही इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बन जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं तो वो है टीचर्स के लिए या फिर जो प्रेजेंटर है उसके लिए ये एक बेस्ट डिवाइस हो सकता है। आप किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, डिजाइन को समझाने के लिए, मीटिंग को समझाने के लिए, कुछ भी प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगला इसका एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया, जिसको डिजिटल पेंटिंग करनी है, लोगो मेकिंग करनी है, ऑन द वे काम करना है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि मैं आईपैड्स पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं टैबलेट्स की बात कर रहा हूँ, आईपैड्स पर जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखो टैबलेट जो चीज है ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपने फोन की तरह हर 1 साल या 2 साल में चेंज करोगे। इन जनरल जो आपके टैबलेट्स का टाइम होता है वो करीब 3-4 साल तो आराम से चलना चाहिए, और आईपैड्स की अगर मैं बात करूं तो वो 5 साल बिल्कुल मक्खन चलने वाले हैं। यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड के पास 5 साल पुराना आईपैड मिनी है, वो ऐसा चलता है जैसे मेरा आज का ये आईपैड 2020 वाला चल रहा है ना, लगभग वैसा ही चलता है। मतलब ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि वो डिवाइस 5 साल पुराना है। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं 2 साल भी नहीं, तीसरे साल में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि भाई हाथ जोड़ने लगता है तुम्हारे सामने, प्लीज चेंज कर दो मुझे। तो यहाँ पर इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, टैबलेट अगर आपको लेना है तो फिलहाल आपको आईपैड्स की तरफ ही जाना चाहिए, या फिर टैबलेट को बिल्कुल इग्नोर करो। हाँ जी, तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि क्यों मुझे टैबलेट से प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मेरी। सबसे पहला, लोग अपने आप को टैबलेट खरीदने के लिए क्यों कन्विंस करते हैं? तो आप ये सोचते हो कि हाँ ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, मैं इसको कहीं भी ले जाके कुछ भी रिसर्च कर सकता हूँ। आप रिसर्च वर्क करोगे कैसे? मान लो ऐसे बैठ के करते हो, क्या आपने उसको सिर्फ रीडिंग डिवाइस की तरह यूज कर रहे हो आप? क्योंकि अगर आप उसे ऐसे यूज कर रहे हो तो अगर आप उसके नोट्स नहीं बना रहे या फिर जो आप पढ़ रहे हो उसको कहीं लिख नहीं रहे, कुछ पॉइंट्स नहीं बना रहे, तो आपकी रिसर्च का फायदा क्या है? अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, डेटा तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं। देखो ये एक फैक्ट है, आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसके 1 घंटे बाद उस चीज की जो रिटेंशन है वो ऑलमोस्ट 50% तक हो जाती है। मतलब जितना आपने पढ़ा है उसका
केवल 50% आपको याद रहेगा 1 घंटे बाद, और 24 घंटे बाद आप करीब 60 से 70-80% तक चीजें भूल जाओगे, आपको सिर्फ 20% चीजें याद रहेंगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको रिसर्च करना है, कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं, डेटा कलेक्शन का काम करना है, तो आप इससे नोट्स भी लिखोगे। अब आप इस सिनेरियो को देखो, कैसे आप यहाँ पर कंफर्टेबल होकर नोट्स लिख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से लिखना है, ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, तो यहाँ पर आपको कोई केस खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके का केस खरीदते हो तो इससे अच्छा, यहाँ पर भी इतना अच्छा बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, उससे अच्छा केस आपको ये वाला देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कीबोर्ड वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप यही लेना चाहते हो तो इससे बेहतर आपका लैपटॉप नहीं है क्या? चलो छोड़ो, आप यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, आप अपने टेबल पर काम करना चाहते हो, ठीक है, आप टेबल पर गए, टेबल पर आपने इसको ऐसे रख दिया और आप अपने नोट्स वगैरह लिख रहे हो। लेकिन क्या ये वाकई में एक आइडल वो है, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप लैपटॉप से नहीं कर सकते? तो यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि ऐसे रखने की बजाय आप डायरेक्ट लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और अब तो विंडोज 11 में एंड्रॉइड एप्स का भी सपोर्ट आ गया है, तो और भी जो कम्युनिकेशन है विंडोज और एंड्रॉइड डिवाइसेस के बीच वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, लोग टैबलेट्स किसके लिए समझते हैं? स्टूडेंट्स के लिए। आपने बहुत सारे बाहर के इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, मतलब बहुत ही कमाल की उसी में पढ़ाई करते हैं, वो सब कुछ शोकेस करते हैं आपको। लेकिन आप सुंदर नोट्स बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? आप जब कुछ नोट्स बना रहे हो, आपका ये मोटिव रहता है कि वो सुंदर दिखना चाहिए, या फिर ये रहता है कि आप उसको याद करो, आप उसको कंज्यूम करो, आपके दिमाग में वो चीज जानी चाहिए, ना कि आपके टैबलेट में अच्छे तरीके से स्टोर रहनी चाहिए। देखो, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखी है, फिर से बता रहा हूँ। हमारे बचपन में हमारे बड़े बूढ़े ने जो भी कहा है ना, मोस्टली चीजों का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहा है। अब मेरा साइंटिफिक माइंड बाहर निकल कर आ रहा है, तो सुनो। जब भी हम पेपर पर लिखते हैं, आप आईपैड पे एक बार लिखने की आवाज सुनो, मतलब पेंसिल चल रही है मेरी, उसकी आवाज सुनो, कुछ भी नहीं है। वहीं पर अगर मैं कागज के ऊपर लिखूंगा तो अब सुनो, कागज और पेन के बीच में जो आवाज है, तो ये जो खुरदुरापन रहता है पेज के अंदर, उस पर जब हमारा पेन चलता है, उससे जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक से जो हमारे हाथों के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे दिमाग के अंदर रीवायरिंग करती हैं, नए न्यूरॉन्स को क्रिएट करती हैं, नई हलचल पैदा करती हैं, नए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं, जिसकी मदद से आपको वो चीज की रिटेंशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू जो आप या तो पढ़ के करते या फिर एक नॉर्मल बिना ऐसी फीडबैक के करते। इसी वजह से जो हमारे बड़े बूढ़े थे, हमारे पापा वगैरह थे, वो कहते थे कि कुछ भी आपको याद करना है वो लिख लिख कर याद करो, लिख लिख के ज्यादा जल्दी से याद होता है। तो उसका रीजन यही है कि लिख लिख के हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है जब आप लिखते हो उस चीज को। एक तो रीजन ये हो गया कि मैं स्टूडेंट्स को क्यों रिकमेंड नहीं करता। दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पर देखो, जब भी आप अपने फोन पे आपने कभी रिसर्च करने का ट्राई करा होगा, तो उस टाइम पर अगर हमेशा से वही करते आ रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लैपटॉप वगैरह में या फिर केवल बुक वगैरह से पढ़ाई करते हो और अचानक से आपको अपने फोन से कुछ पढ़ाई करनी पड़ जाए, तो वो आपको कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, आपका मन नहीं करेगा, या फिर आप उतने एफिशिएंट नहीं रह जाओगे। मान लो बुक से पढ़ने पर, लैपटॉप वगैरह से जो आप पढ़ते थे, वहां से पढ़ने पर आपको 1-1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता था, लेकिन फोन से पढ़ने में वो चीज 2-2.5 घंटे लग जा रही है, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर डिवाइसेस, जो भी आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, उसका पैटर्न आपके दिमाग के अंदर स्टोर रहता है। जैसे मेरा फोन है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ कॉलिंग करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, इन सब के लिए मैं इस फोन का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर मुझे इस फोन से कुछ पढ़ाई रिलेटेड काम करना पड़ जाए, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं, जब मैं इस डिवाइस को देखूंगा, तो वो सिग्नल अंदर ही अंदर कहीं घूमता रहेगा कि नहीं यार, ये डिवाइस इस काम के लिए नहीं है। सिमिलरली मैं अपने टैबलेट को लेकर कुछ रिसर्च का काम करने के लिए बैठता हूँ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पैदा होता है कि यार ये डिवाइस जो है ना, ये मुझे मीडिया कंज्यूम करना चाहिए इस पे, मतलब मैं इस पे मूवी वगैरह देखता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ पढ़ता पढ़ता अपने आप ही थोड़ी देर बाद, मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब यूट्यूब पर चला जाता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर इसी वजह से हमारे दिमाग के अंदर वो चीज बैठ जाती है कि ये डिवाइस जो है वो उसी पर्टिकुलर काम के लिए है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि आपको एक लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू आपका जो टैबलेट है। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास एक फोन है, उसके बाद भी आपको कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप टैबलेट को कंसीडर कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई तूने टैबलेट क्यों लिया, तू तो लेने के बाद बहुत वो कर रहा है। तो अब देखो, मेरा जो काम था वो अलग था, मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था वो अलग पर्पस था। मुझे एनिमेशन करना था, मुझे यहाँ पर ड्राइंग बनानी थी, उसको एनिमेट करवाना था।
वो मेरा काम था। तो मैंने जब इसे लिया था तो मैंने इसे एज अ प्रोडक्शन डिवाइस की तरह लिया था, मैं उससे कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहता था। लेकिन अब क्योंकि वो चीज उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाई और मुझे पता है कि ये डिवाइस 5 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाला, ये जैसा आज काम कर रहा है 5 साल बाद भी 90% या 80% वैसा ही काम करेगा जैसा आज कर रहा है। तो इस वजह से मेरी परचेस को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं आगे जाकर। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस टैबलेट को लेने के बाद मैक्स टू मैक्स 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसका खुल के मतलब पूरा इस्तेमाल करोगे, उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आपको अगर लेना भी है तो देखो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। अगर आपका बहुत हैवी काम नहीं है तो लैपटॉप परफेक्ट है क्योंकि पोर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि किस प्राइस रेंज में आपको कौन से लैपटॉप्स लेने चाहिए। लेकिन अभी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपका बजट अगर 30,000 से कम है और आपका बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोमबुक की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पर वो एंड्रॉइड का ही विंडो वर्जन है, मतलब लैपटॉप के अंदर एंड्रॉइड को डाल दिया गया है तरीके से ऑप्टिमाइज करके। तो वहां पर आप एंड्रॉइड के सारे एप्स को यूज कर पाओगे, गूगल की सर्विसेज को यूज कर पाओगे, और जो भी आपका रिसर्च का काम है, छोटा लाइट वगैरह काम है, डॉक्यूमेंट्स लिखने का काम है, प्रेजेंटेशन वगैरह का बनाने का काम है, ये सारा आप क्रोमबुक में आसानी से कर पाओगे। अगर आपका 30,000 से ऊपर का बजट है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज लैपटॉप की तरफ जाओ। और कौन से लैपटॉप आपको लेने चाहिए उसकी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्स की, तो मैक में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है, आपको पता है कि अभी आप लेने वाले हो और आप इसको 5 साल आराम से खींचने वाले हो, तो 5 साल वो आराम से चलेंगे आपके मैक्स। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो 90,000 के आसपास मैकबुक एयर आ रहा है अभी, तो 90,000 के आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाते हैं। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप गेमिंग लैपटॉप ही लेना। लेकिन फिर वही अपने आप से पूछना कि आप उसको मजे के लिए ले रहे हो या फिर कुछ उससे प्रोड्यूस करोगे। अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो या कंपटीशन गेम खेलना चाहते हो तब वो बाय आपका वर्थ रहेगा। देखो मजे के लिए लेना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका शौक है तो देखो उससे बड़ी कोई चीज है नहीं, आपको अपने शौक जरूर पूरे करने चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस शौक को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिव तो रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव बनो, जब आपकी वो सारे सीन क्लियर हो जाते हैं तब आप अपने शौक पर खर्चा कर सकते हो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।